Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. I am Mukul Kumar. I'm working at Amazon as a software engineer. और आज हम मेरे रिज्यूमे का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने मुझे Amazon में जॉब की अपॉर्चुनिटी दिलाई। उस रिज्यूमे को एनालिसिस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसने मुझे सिर्फ Amazon ही नहीं बाकी फैंग कंपनीज और बहुत सारे स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटी दिलाई इंटरव्यू की। जो रिज्यूमे यूजुअली मेरा हर जगह पर सिलेक्ट होता था, देखेंगे क्या रीजंस थे सिलेक्ट होने के, देखेंगे क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं रिज्यूमे बिल्ड करने के, उन फंडामेंटल्स को मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर कैसे यूज़ किया हुआ है, देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी है या फिर जो अभी तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपने रिज्यूमे के अंदर। और इस वीडियो के एंड तक का गोल रखते हैं कि यार आप एक ऐसा रिज्यूमे बिल्ड करें जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम को क्रॉस कर ले, या फिर अगर कोई ह्यूमन आपके रिज्यूमे को रीड कर रहा है तो उससे आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव लगे, डेटा पॉइंट से फिल्ड मिले। तो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स के साथ और फिर देखेंगे मेरे रिज्यूमे में मैंने इन फंडामेंटल्स को यूज़ कैसे किया हुआ है। फंडामेंटल्स में हम 5 फंडामेंटल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला फंडामेंटल होता है जो कि यार आपके पेजिंग के ऊपर होता है, कितने पेजेस का आपका रिज्यूमे होना चाहिए। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका 1 पेज रिज्यूमे होना चाहिए, आप फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका 1 पेज रिज्यूमे ही होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तब भी अगर आप उसे 1 पेज रिज्यूमे में इनकैप्सुलेट कर पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप क्योंकि इंटरव्यूअर्स या फिर जो भी आपका रिज्यूमे देख रहा है मैक्सिमम वो 6 to 7 सेकेंड स्पेंड करते हैं एक रिज्यूमे के ऊपर, और इस 6 से 7 सेकेंड्स के अंदर वो नहीं चाहते कि वो मल्टीपल पेजेस को रीड करें। अगर उन्हें कंपनी के नाम, उनके जो आपका एक्सपीरियंस है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ वही हेडलाइंस 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर जल्दी से क्विकली दिख जाएंगी तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके रिज्यूमे को आगे पास कर देंगे। तो हमेशा याद रखना है 1 पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। मैं यूजुअली इंटर्नशिप वाले लोगों को तो नहीं देखता, लेकिन जब मैं रेफर कर रहा होता हूँ जिनके पास 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, वो भी 3-3, 4-4 पेज के रिज्यूमे बनाते हैं। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, वो वाले रिज्यूमेस को इग्नोर करना पड़ता है रेफर करते टाइम पर भी। तो हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट फंडामेंटल 1 पेज रिज्यूमे। बात करते हैं सेकंड फंडामेंटल की, और इसमें हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, कलर्स क्या होने चाहिए, कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, वो वाली सारी चीज़ें। तो यार मैं पर्सनली 2 टाइप के रिज्यूमे बहुत पसंद करता हूँ, या तो ऐसे जो कि गूगल डॉक पे बने होते हैं या फिर नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बने होते हैं। प्लेन टेक्स्ट, कोई हाईलाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं, बोल्ड का, इटैलिक्स का और अंडरलाइन का यूज़ करके बने होते हैं प्रॉपर लिंक के हिसाब से। मैंने बहुत अच्छा रिज्यूमे देखा है, ऐसा बहुत बढ़िया रिज्यूमे देखा है, मेरे पास का सैम्पल भी है। इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम उसे देखेंगे। और ये वाले रिज्यूमे काफ़ी सही होते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास टेम्पलेट्स को यूज़ करने का। टेम्पलेट्स के लिए आप अच्छी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, canva.com हो गया, ओवरलीफ हो गया, नोवो रिज्यूमे हो गया, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। लेकिन जब भी आप टेम्पलेट को यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना है कि यार टेम्पलेट के अंदर आपको ज़्यादा ट्वीकिंग नहीं करनी। टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट को ज़्यादा मॉडिफाई मत करो, जो उन्होंने प्रॉपर पहले से चीज़ें दे रखी हैं उन्हें यूज़ करो। क्योंकि बाद में क्या होता है, जब वो आप उसे बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हो, आप उसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हो, जब वो टेम्पलेट हमारे सिस्टम के अंदर जाता है तो वो डेटा फेच नहीं हो पाता। जैसे ही मैं उस रिज्यूमे को अपने सिस्टम के अंदर डालूंगा वहाँ पर से आपका नाम मैच नहीं होगा। वो मेरा सिस्टम, मेरा जो कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनी के जो सिस्टम्स होते हैं वो आपके डेटा को फेच नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके डेटा को फेच ही नहीं कर पा रहे, रीड ही नहीं कर पा रहे, सिलेक्ट रिजेक्ट तो दूर की बात, आपका रिज्यूमे कभी भी इस स्क्रीनिंग वाले राउंड को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो हमेशा 2 टाइप के रिज्यूमे प्रेफर करो, या तो बढ़िया से टेम्पलेट्स ले लो वेबसाइट से, उन्हें प्रॉपर तरीके से एडिट करके बनाओ, या फिर गूगल डॉक पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर स्टार्टिंग से एंड तक स्क्रैच से बनाओ, उसमें टेम्पलेट मत यूज़ करना। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, तीसरे फंडामेंटल की। आप रिज्यूमे में जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी करंट क्वालिफिकेशंस मैटर करती हैं, आपकी रीसेंट डिग्री मैटर करती है, आप क्या कौन से कॉलेज से हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी CGPA, ये वाली चीज़ें कुछ हद तक मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या काम किया हुआ है। लेकिन यार मैं बहुत सारे रिज्यूमे देखता हूँ जिनमें टॉप पर उनके स्कूल की डिटेल्स लिखी होती हैं, स्कोर्ड 99% इन 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट 12th भी।
तो यार स्कूल के लिए इतना ज़्यादा स्पेस यूज़ करना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता। स्कूल की एजुकेशन डाल रहे हो, उसके बाद आप कॉलेज के अपने 3-4 सेमेस्टर का कुछ डाल रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ा एरिया, एक और वो भी ऊपर की जगह पर, मतलब नीचे कोने में कहीं पर नहीं, ऊपर की जगह पर आप एक स्कूल वाले एजुकेशन के ऊपर वेस्ट कर रहे हो, जो कि जस्टिफाइड नहीं लगता है मुझे। उसकी जगह पर आप कुछ अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है जो हाईलाइट करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें डालें तो वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसे मैं पर्सनली बोलता हूँ एफ पैटर्न, यानी कि जब भी हम इंग्लिश या हिंदी में लिखते हैं तब हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं और फिर नीचे की तरफ लिखते हैं, तो ये एक राइटिंग का हमारा एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एफ पैटर्न। सेम जब भी हम कुछ रीड करते हैं तब भी हम इस एफ पैटर्न के अंदर ही रीड करते हैं। टॉप मोस्ट लेफ्ट वो वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा दिखता है, फिर राइट का और उसके नीचे वाला। तो हमेशा रिज्यूमे बनाते टाइम हमेशा हमें ध्यान देना होता है, अगर हम सिंगल कॉलम रिज्यूमे बना रहे हैं तो टॉप लेफ्ट, उसके राइट वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, जो एफ पोर्शन बनता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर 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 आप वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन 6 सेकंड्स के अंदर सामने वाले पर्सन को आपकी मेन हाइलाइट्स देखने में टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं एफ पैटर्न। ये रीडिंग में भी यूज़ होता है, ये हर जगह पर एक नॉर्मल टेक्निक, एक नॉर्मल मेथड है, जब भी हम डॉक्यूमेंट्स राइट करते हैं उसमें हमें काम आता है। अगर आपने एफ पैटर्न के बारे में अभी तक नहीं सुना था, पहली बार सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है इस टाइम पर आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है। अगर सुना हुआ था तो आगे वाले पॉइंट्स पर चलते हैं। अब लास्ट फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ रिज्यूमेस, कि आपके पास कितने रिज्यूमे होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तब आपके पास कितने एग्जैक्ट रिज्यूमे होने चाहिए। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 2 रिज्यूमे होने चाहिए। फर्स्ट रिज्यूमे जो आपको फैंग के लिए टारगेट कराए कि यार एक बैलेंस्ड रिज्यूमे जिसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीवियस कोई इंटर्नशिप है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ओपन सोर्स का कुछ है, आपके कुछ कोर्स वर्क का रिलेटेड है। दूसरा रिज्यूमे जो होता है, जो मैं चाहता हूँ, जो डेवलपर्स के लिए ज़्यादा हैवी होता है, उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो। आप एक्सपीरियंस चाहे तो कुछ हटा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ अपनी एजुकेशन का हटा सकते हैं, आप चाहे तो कोडिंग रैंक्स हटा सकते हैं, स्किल सेट्स या अचीवमेंट्स वगैरह कुछ हटा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अपना एक टेक स्टैक के ऊपर हेवी बनाना है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं एंड्रॉयड डेवलपर हुआ करता था, अभी भी हूँ मतलब, लेकिन मैंने एंड्रॉयड का एक अलग से रिज्यूमे बना रखा था जिसमें मेरे एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स थे, जिसके थ्रू मैं एंड्रॉयड वाली इंटर्नशिप्स को टारगेट करता था। और एक मेरा नॉर्मल रिज्यूमे था जिसके मैं बाकी सारी कंपनीज को टारगेट करता था, फैंग टाइप की हो गई या जो नॉर्मल हायरिंग करती हैं, IBM हो गई, या जो कुछ भी कंपनीज होती हैं। सिर्फ 2 टाइप के रिज्यूमे मेरे हर जगह पर चल जाते थे, डेवलपमेंट के लिए वो वाला और फैंग कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए नॉर्मल जेनेरिक रिज्यूमे। तो मुझे लगता है एटलीस्ट 2 रिज्यूमे तो होने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टेक एक्सपीरियंस है, अगर आपने वेब भी की हुई है या फिर कुछ फ्लटर वगैरह और कर रहे हैं या उसके ऊपर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, तो आप 3 या 4 भी बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 रिज्यूमे होने चाहिए जो आप कहीं भी कभी भी इमीडिएटली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके करियर को बूस्ट करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी, एक बार एक्सप्लोर पर जाके उनके पैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज मिल जाती हैं, फ्रेशर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो होती है उनकी पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम। यहाँ पर आपको 90% प्लेसमेंट रेट मिलती है, एवरेज पैकेज 9 LPA का होता है और आपको जॉब लगने के बाद में ही पे करना होता है। तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने करियर को बूस्टअप कीजिए। तो ये तो हो गए बेसिक 5 फंडामेंटल्स, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक रिज्यूमे चीट शीट क्रिएट कर रहा हूँ। एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट करना शुरू कर दिया है जिसके अंदर आपको बस अपने रिज्यूमे को उठाना है और मेरे डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए चलना है, और जैसे जैसे आप उन्होंने पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अपने रिज्यूमे के अंदर, आपके रिज्यूमे की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर, आपको कुछ जस्टिफिकेशंस मिलेंगी और आपको कुछ रीजंस मिलेंगे कि ये क्यों करना है ऐसा। आपको बस मेरी रिज्यूमे चीट शीट को पढ़ना है, उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को मॉडिफाई करना है और आपका रिज्यूमे अपने आप बेस्ट बन जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट थी। नेक्स्ट कुछ वीक्स के अंदर मैं इस रिज्यूमे चीट शीट को कंप्लीट कर लूँगा, आपको वीडियो मिल जाएगी इसके ऊपर। और
अब हम फंडामेंटल्स देख चुके हैं, तो अब देखते हैं कि यार मैंने इन सारे फंडामेंटल्स को अपने रिज्यूमे में किस तरीके से यूज़ किया है। अब चलो देखते हैं मेरा रिज्यूमे कैसे दिखता है। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं मेरे रिज्यूमे के ऊपर। अब देख लेते हैं कि यार जो जो फंडामेंटल्स अभी हमने सीखे क्या वो मैंने यूज़ कर रखे हैं और किस तरीके से यूज़ कर रखे हैं। सबसे पहली चीज़, सिंगल पेज रिज्यूमे, एक पेज का रिज्यूमे है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, सबसे बेस्ट चीज़ हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग की। अगर हम देखें हर जगह पर जो जो हेडलाइंस हैं, जो जो बोल्ड है, वो हर जगह पर सेम फॉन्ट का है, सेम साइज़ का है, सेम कलर का है। डिस्क्रिप्शन जो है वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है हर जगह पर डिस्क्रिप्शन पढ़ने में ताकि आसानी हो। ये डिस्क्रिप्शन आइडियल नहीं है। अभी हम देखेंगे आइडियल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके लिए एक टेक्निक होती है XYZ टेक्निक। उस चीज़ को मैंने इस रिज्यूमे में यूज़ नहीं किया हुआ था, मुझे पता नहीं था। बाद में मैंने अपने नए वाले रिज्यूमे में यूज़ किया हुआ है, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं रिज्यूमे के अंदर। मेरे पास एक्सपीरियंस था कुछ, वो डाला हुआ है, एक्सपीरियंस का सेक्शन है, प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, स्किल्स का सेक्शन है, कोर्स वर्क का सेक्शन है, लिंक्स और एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने फालतू में अपने स्कूल की डिटेल्स वगैरह नहीं डाली हुई हैं क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं। अपने कॉलेज का नाम डाला है, यूनिवर्सिटी का नाम और करंट जो CGPA है। लिंक्स के अंदर मैंने अपना गिटहब का डाला हुआ है, लिंक्डइन और गिटलैब टॉप 3 लिंक्स में, क्योंकि मेरे गिटहब के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुआ करते थे उस टाइम पर। मैं लिंक्डइन पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और मेरे गिटलैब के ऊपर ओपन सोर्स रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस लोगों को देखने को मिल सकते थे। इस वजह से मैं वो वाले लिंक्स यहाँ पर डाले हुए हैं। ओपन सोर्स की बात करते हैं, ओपन सोर्स में मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है कि मैंने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। जैसे OC ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अगोरा वोट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, फॉसेशिया में PS लैब के ऊपर कुछ कमिट्स मेरे सिलेक्ट हुए थे, और जी सॉकर रह चुका हूँ 2019 में, ये लिखा था। पब्लिक स्पीकिंग का सेक्शन मैंने डाला हुआ क्योंकि उस टाइम पर मैं एक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग करता था, सीखता था, टाइम इन्वेस्ट करता था उन चीज़ों के अंदर, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था। ये 2019-2018 की बात है। और अगर हम कुछ सेशंस के नाम लिखे हुए हैं मैंने, और एक यहाँ पर लिंक डाला हुआ है, अगर हम इस लिंक को खोलेंगे तो मेरी फ़ोटोज़ दिख जाएंगी वहाँ पर, जो मैं पब्लिक स्पीकिंग करते हुए या कोई टॉक वगैरह लेते हुए डाली हुई थी। मतलब हर चीज़ के लिए मैंने लिंक डाला हुआ है। मेरे लिंक्स मेरी प्रोफाइल के लिंक्स हैं, यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग के लिंक्स हैं। अगर इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप का वेरिफिकेशन लेटर, सर्टिफिकेट या जो कोई भी चीज़ एंड में मिलती है वो उसका लिंक डाला हुआ है मैंने। प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएँ तो प्रोजेक्ट्स की रेपो के लिंक डाले हुए हैं मैंने, जो जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। प्रोजेक्ट्स मेरे इतने ज़्यादा कुछ मतलब ज़बरदस्त लेवल के नहीं थे, इस वजह से मैंने प्रोजेक्ट्स के सेक्शन को नीचे डाला हुआ है। अगर आपको लगता है आपके प्रोजेक्ट्स आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स को ऊपर डाल दो। अगर आपको लगता है आपके अचीवमेंट्स प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे हैं तो आप अपने अचीवमेंट्स को ऊपर डाल दो। आपको ऊपर उन्हीं चीज़ों को डालना है जो आप चाहते हैं कि बाकी लोग देखें। मैं चाहता था कि भाई गूगल समर ऑफ कोड का जो टैग है लोग इसको देखें, मेरे काम को देखें जो मैंने किया हुआ है, इसलिए मैंने इसे ऊपर डाला। मैटर नहीं करता कि आपने ये गूगल समर ऑफ कोड किस ईयर में किया या तुम्हारी रीसेंट पोजीशन है या फिर नहीं है, आपको उस चीज़ को हाईलाइट कराने के लिए उसे ऊपर डालना होगा। एफ पैटर्न के बारे में हमने सीखा। एफ पैटर्न से ही लेफ्ट वाली रो में और सबसे ऊपर वाले पार्ट में हमें ज़रूरी चीज़ें डालनी है, इसलिए मैंने एक्सपीरियंस में ऊपर में इसे डाला हुआ था। बात करते हैं वॉलंटियर वाले एक्सपीरियंस को। ये मेरा रिज्यूमे काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। जब मैं इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई करता था तो उस टाइम पे मेरे पास इतना कुछ खास एक्सपीरियंस तो था नहीं, लेकिन डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड हो गया, कोडिंग क्लब में मेंटर हो गया, ये वाली सारी जो चीज़ें हैं या वैल्यू ऐड करती हैं कुछ ना कुछ आपके रिज्यूमे के अंदर, कि इससे प्रूव होता है कि यार पर्सन सिर्फ कोडर नहीं है, उसके अलावा बाहर की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बात करते हैं इस डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में ट्राई करता था बेस्ट बनाने की, पॉइंट्स में लिखने की, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने की, ताकि लोग समझ पाएँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब ये रिज्यूमे काफ़ी बैलेंस्ड है। हम देखें इसमें इंटर्नशिप्स भी हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स भी हैं, कोर्स वर्क है, ओपन सोर्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक स्पीकिंग। कुछ नीचे कॉर्नर में मैंने स्किल्स का सेक्शन डाला हुआ है क्योंकि मुझे स्किल्स वाला सेक्शन इतना खास पसंद नहीं है। वहाँ पर लोग अपनी फालतू की लैंग्वेजेस डाल देते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फंसाने के लिए ही होती हैं। जैसे मैं अपनी खुद गलती बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो डाला हुआ है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कोई स्किल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं, है ना। इंटेलिजे आइडिया, जुपिटर, ये नोटबुक, ये सारी चीज़ें इतनी कुछ वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर मेरे मुझसे जुपिटर नोटबुक के बारे में ज़्यादा कुछ पूछ लिया जाए तो मैं यहाँ पर आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत पहले सीखी थी। तो वो वाले प्रोजेक्ट्स कभी नहीं डालने होते। प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैंने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं क्योंकि मैं उस टाइम पर एंड्रॉयड पर ही काम कर रहा था। मेरे पास मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स भी थे। मैंने
न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था, रिकमेंडेशन इंजन बनाया हुआ था, मेरे गिटहब पे पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा बहुत याद भी है। लेकिन अगर इंटरव्यू में कोई मुझसे उस बारे में पूछ ले तो मैं उतना एक्यूरेटली आंसर नहीं कर पाऊंगा। इसी रीज़न से मैंने उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर नहीं डाला। उसकी जगह पर मैंने एक टिक टैक टो का बेसिक सा प्रोजेक्ट डाल दिया जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, जो कि मैंने खुद सीखते टाइम इम्प्लीमेंट किया था, खुद बनाया था। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं इस रिज्यूमे के अंदर। इस रिज्यूमे में दो मिस्टेक्स हैं अभी भी। पहली, इसके लिंक्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसका डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये वाली दोनों चीज़ें मैंने अपने नए वाले रिज्यूमे में इंक्लूड की हुई हैं। वो वाले रिज्यूमे में हमने एक टेक्निक यूज़ की हुई है जिसका नाम है XYZ टेक्निक। XYZ टेक्निक क्या होती है कि यार जब भी हम रिज्यूमे में किसी भी एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तब हमें उस डिस्क्रिप्शन को अच्छा बनाने के लिए बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसमें हम XYZ के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने X के ऊपर काम किया Y रिज़ल्ट लाने के लिए और Z मेरा रिज़ल्ट था। यानी कि अगर हम मुझे जैसे अगर मुझे कुछ क्वांटिफाई करना हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। जैसे XYZ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, सॉरी, एक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके वाई को मैंने बिल्ड किया और जेड मेरा रिजल्ट आया। यानी कि आप अपनी चीज़ों को क्वांटिफाई कर रहे हो, आप नंबर्स ऐड कर रहे हो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स ऐड किए हुए हैं, 1264 आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स, 40 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। और मुझे खुद नहीं पता कितने ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन बहुत क्लोज होंगे एक्यूरेसी में। तो ये नंबर जो होते हैं ये आपके डिस्क्रिप्शन में वैल्यू ऐड करते हैं। दूसरी चीज़, लिंक्स जो है इसके अंदर वो ब्लैक कलर के हैं। मैंने अपने नए वाले रिज्यूमे में, अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखें नया वाला रिज्यूमे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जितने भी लिंक्स हैं उन्हें मैंने एक नियॉन कलर से बाउंड्री किया हुआ है या कलर किया हुआ है। तो ये वाली दो चीज़ें थी जो इसके अंदर इम्प्रूव की जा सकती हैं। अब आखिरी ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी और आपको पता भी नहीं होगी अभी तक इस बारे में। जब भी आप अपना रिज्यूमे बिल्ड कर लेते हैं ना, आपको हमेशा रिज्यूमे पीडीएफ में निकालना होता है। पीडीएफ में निकालने के बाद आपको चेक करना है कि आप अपने रिज्यूमे के कंपोनेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। कंपोनेंट्स का से मेरा मतलब है आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस और आपका नाम। क्योंकि जब भी आप अपने रिज्यूमे को रेफरल के लिए देते हैं या कहीं पर अप्लाई करते हैं, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर जाता है। सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो सिस्टम आपके रिज्यूमे का डेटा फेच करता है और एक फॉर्म की तरह फिल करता है। कई बार क्या होता है, आपका रिज्यूमे को वो सिस्टम रीड नहीं कर पाता। उस केस में जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा है उसको आपकी डिटेल्स मैनुअली फिल करनी पड़ेंगी। उस केस में मैंने जो पर्सनली बहुत दिक्कत देखी है, मैं लोगों के फ़ोन नंबर्स पे क्लिक करता हूँ, ना मैं उसे सिलेक्ट कर पा रहा होता हूँ, ना मैं उसे राइट क्लिक करके कॉपी कर पा रहा होता हूँ। मुझे मैनुअली एंड में वो फिल करना पड़ता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है अल्टीमेटली। जब मैं 50 बंदों को रेफ़र कर रहा हूँ और जब मुझे उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें खुद मैनुअली भरनी पड़ेंगी, मैं उस रिज्यूमे को स्किप भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता, इतनी ज़्यादा मैटर भी नहीं करती, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आप अपने रिज्यूमे के अंदर इसको ऐड कर सकें। तो यार ये था मेरा रिज्यूमे जिसने मुझे बहुत सारी इंटर्नशिप दिलवाई है, जिसने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़, बहुत सारी जगह पे सिलेक्ट हुआ है। इसमें कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से मैंने फॉलो किया हुआ है इसके अंदर। तो यार अगर एक भी टेक्निक एफ एफ पैटर्न वाली हो गई या फिर ये जो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ हो गई, अगर कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग।